an opportunity for us to present and interact in front of you. Now, a friend of mine, a fellow mate, Soham, will brief you on some thoughts. Over to you, Soham. Hello. Novel writing, content writing, business communication, digital marketing, business analysis, marketing, advertising, entrepreneurship, SEO, journalism, editing, music production, UI, UX design, and many other things under the sky that can make you money. We here, we here take into consideration and teach you. You will get detailed information on what we teach, what we will offer you on skills. I am here to discuss the things that we do apart from skills. We here discussed rates, data privacy, education, relationship, नहीं झाल्या law, business, career, and constitution, and many other topics. Uh, I have a time constraint, so I will just jump on to the topics. So, rates. हर देश के इसके पब्लिक नाराज है, पब्लिक इंसाफ मांगती है पुलिस से, पॉलिटिशियन से, आपलं व्यवस्थित आहे पब्लिक गुस्सा है सिस्टम से, अक्यूज से जिसने रेप किया है। पब्लिक मांगती है कि उस रेप विक्टिम को हैंग करा जाए, पब्लिक बोलती है कि उसे डेथ पेनल्टी दी जाए। पर हम यहाँ पे बदलाव में इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात करते हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि एक मर्द रेप करता क्यों है, एक इज रेप जस्ट अबाउट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। पर ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तब हो जाता है जब मैं ये कहता हूँ कि एक रेप विक्टिम को, रेप अक्यूज को डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इससे रेप विक्टिम को ज़्यादा थ्रेट है। मैं इसको एक एनालॉजी से बता सकता हूँ कि एक तिहाड़ जेल में 150 रेपिस्ट का इंटरव्यू हुआ था। उसमें ये फाइंडिंग्स मिली थी कि एक अक्यूज रेप करने से पहले दो चीज़ें उसके दिमाग में होती है। एक, उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी, और दूसरी, उसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इंडियन सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फेल हो जाती है और यहाँ पे सिर्फ पनिशमेंट की बात होती है, उसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी पे बात नहीं हो रही है। दूसरा, एक विक्टिम पे प्रेशर डाला जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 93% केसेस में विक्टिम अपने रेपिस्ट को जानता है, उसके फैमिली में से, फैमिली में होता है, नेबर होता है, या फिर कभी कभी उसके पापा भी होते हैं, कभी कभी उसका भाई भी होता है। तो उस पर प्रेशर डाला जाता है कि आपकी सो कॉल्ड फैमिली इज्जत बचाना है आपको। और तीसरा, रेप होने के बाद रेपिस्ट के पास स्टिल दो ऑप्शन बचते हैं कि एक, उसको जिंदा छोड़ना है जिसके साथ रेप हुआ है, या फिर उसको मार डालना है। तो अगर हम उसको डेथ पेनल्टी दे रहे हैं तो उसके पास कुछ अच्छा ऑप्शन ही नहीं बचता उसको मारने के अलावा, उसके पास कुछ मोटिव ही नहीं उसको उसको जिंदा छोड़ने का। तो हमें सच में अगर रेप कम करना है ना, तो आपको पनिशमेंट से ज़्यादा आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाए पकड़े जाने की। आप एम्पावर कर सकते हो वुमेन को कि एक गुड टच बैड टच क्या होता है, कंसेंट क्या होता है। फिर आप उनको बता सकते हो कि आप, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप पुलिस के पास जाके इंसाफ मांग सकते हो। इससे शायद रेप की प्रॉब्लम सच में कम होगी, ना कि पनिशमेंट, या फिर ये डिस्कस करके कि पनिशमेंट देना क्या है, मॉब लिंच करना है, नहीं करना है। अभी भी एक क्वेश्चन है कि एक मेल रेप क्यों करता है, वो हम अच्छे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी आपका एक फेवरेट टॉपिक है सोशल मीडिया। ये एफबी इतना पैसे कैसे कमा लेती है, जब एफबी गूगल इतना पैसे कैसे कमा लेती है जबकि इनके पास खुद का कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं। तो आप बोलोगे इतना सिंपल है, उनके पास अपना डेटा है इसलिए तो पैसे कमा रहे हैं। पर ये ऐसा नहीं है। 60 मैं आपको इसका एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है रामू, मैं उसके साथ नर्सरी से हूँ। वो मेरे साथ 9-9 घंटा रहता है दिन में, स्कूल, कॉलेज,
सब हम सेम ही है। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसकी फैमिली को पूरी की तरह से जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि उसके 2 सफेद बाल है, पर मुझसे 1/4 इंफॉर्मेशन रखने वाली कंपनी जो यूएस में बैठी है वो पैसे कमा पा रही है मेरे दोस्त रामू से, और यहाँ पे वही मेरी उधारी नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका आंसर कभी डेटा था ही नहीं। इसका आंसर है पावर। पावर पावर सोशल मीडिया के पास ये है कि वो आपको कन्विंस कर सकते हैं एक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आपको हेट करना है। पावर आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट करने की। पावर जो आप कभी खुद खरीदोगे नहीं ऐसी चीजें बेचने की। पावर आपको ऐसी चीजें दिखाने की, एड्स दिखाने की जो आप कभी खुद सर्च नहीं करोगे। इसी की वजह से वो अमीर है। आपने कभी ये सोचा है कि फेसबुक पे जब लाइक कमेंट और शेयर से काम चल रहा था तब इतने सारे इमोजीज क्यों डाले गए, जैसे लव, हेट, ये। फिर आपने ये भी गेम कभी ना कभी ट्राई किया होगा, आई एम श्योर, कि विच सेलिब्रिटी मैच योर पर्सनैलिटी। आपको 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको विद इन सेकेंड बताया जाता है कि आप सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या आपकी जुबा केसरी है। पर इतना सिंपल नहीं है ये। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि हम इसमें नहीं फंसते, पर ये सारी चीजें आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए होती है। हम बदलाव में ऐसी ही सारी बातें करते हैं कि आप अपनी प्राइवेसी कैसे रख सकते हो, आप पर्सनल पर्सनल स्पेस को कैसे समझ सकते हो, डेटा के बारे में, डेटा मैनिपुलेट कैसे होता है आपके ऊपर, वो कंपनी सच में इतनी ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है क्या, इतने एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है क्या वो कंपनी। हम बेसिकली यही चीजें बात करते हैं। थैंक यू। इतना ही था, कुछ क्वेश्चन होगा तो वी विल टेक एट द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू। ओवर टू यू सर। MS तो फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी जास्त आहेत. वनचे. Before that, I would like to show you a glimpse of how Badlav Army works through a short film. व्हिडिओ प्ले करताना इश्यू येत असतो. ते बफर व्हायला वेळ लागतो. झूम मध्ये खूप स्पीड होऊन आज ऑफ आहे ते. Yes, sir. ये भी yes ma'am, Wednesday And में. where are you continuing with the same? Yes ma'am, continuation. So next week से Wednesday भी off नहीं रहेगा. हां. Continuation में 7 days है. अच्छा वेडनेसडे को भी ऑफ नहीं ma'am. क्यों? काम ही काम. प्लांट बंद है but पर्सनल डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम It है. works. हाँ yes ma'am. Very nice. So, चलो. Getting some experience. Yes, good ma'am. experience. Yes, ma'am. Very nice. MacBook. आपली मुलं जॉईनच नाही करत कारण काय Just hold on, I think there's some technical issue. He'll present soon. काय म्हणताय त्यांची स्क्रीन बदल करायला पाहिजे. ते टिपिकल असतं चॉईस चुकला तिचा शेअरिंगचा त्यांनी स्विच ऑफ करून परत करायचं. हां झालं आता. टेलिग्रामवर नाही का त्यांचं? हो. बहुतेक. आहे ना. त्यांना छान. आता पुन्हा डबल करायला पाहिजे. हां तिने नाही मग ते तर मस्त. साऊंड करेल. क्वांटिटी बढ़ा के दिगंबर सर, गुड आफ्टरनून. सभी को यूथ डे की हार्दिक शुभकामनाएं. आपको भी. धर्माधिकारी मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. एंड आई गेस मेरे यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स है, ऐश्वर्या, आई थिंक रानी. अगर आज यूथ डे की बात करेंगे हम सब के सब लोग, तो आपके सामने आपके जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पहले भी बहुत सारे एनजीओज में काम किया था, यूथ डे का एग्जाम्पल यही है. दिगंबर सर है, त्रिपुरा कॉलेज है, और ऐसे कई सारे बच्चे एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू से निकल के आज दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं, जो चेंज मेकर्स है, यही आई थिंक स्वामी विवेकानंद का एक सपना था
कि ये देश आज जिस मुकाम पे खड़ा है, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसीलिए सारे के सारे युवाओं को, सारे के सारे देशवासियों को, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, उन सब को युवा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से बच्चे उतना अच्छा मतलब नहीं बोल पाए, या वो वीडियो अच्छे से नहीं दिखा पाए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे पता है कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। दिगंबर सर के साथ मेरी जर्नी काफी अच्छी रही है। पिछले 5-6 सालों से मैं उनको जानता हूँ। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरीके से एंगेजमेंट किया है उन्होंने, जिस तरीके से वो मुझे उन्होंने एक फील्ड विजिट के लिए इनवाइट किया था पानी फाउंडेशन के साथ। तो मैंने देखा कि वहां पे कई लोग हैं जो लोग कई सालों से पानी के लिए त्रस्त है। कई सालों से वो सारे के सारे लोग कई किलोमीटर तक पानी के लिए जाते हैं। जिस जिस पानी की वैल्यू हमको आज है नहीं, एक एक लीटर हम लोग ऐसे वेस्ट करते थे। तो त्रिपुरा कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, ये एक पूरा का पूरा बैच था, आई गेस 2017 की बात है ये, पानी फाउंडेशन के साथ। तो दूल्हे सर ने जिस जिस तरीके से मॉडल बनाया था बच्चों के साथ मिलकर, तो मुझे आशा है कि अगर सरकार सच में वो मॉडल को अगर अपनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी, तो हमको बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच। इंस्पायरिंग है आप सबके सब। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 65% इस देश का जो आबादी है वो युवा है, जो 35 साल से कम है। मतलब कि हम लोग सिर्फ इस देश का ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया का भविष्य है। आप देखेंगे इतने सारे सीईओज, इतने सारे सीटीओज इंडिया के हैं। गूगल के सीईओ आप देख लो, आप फेसबुक के ऐसे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे ए ग्रेड के जो सीएफओज में आते हैं, वो सब के सब इंडियंस हैं। अब्दुल कलाम साहब, इन्होंने इतना जो नाम कमाया है इस देश के लिए, ये भी इन्होंने बहुत पहले से शुरुआत की थी। लेकिन मैं आज युवा दिन होने के नाते मैं जो बोलने की जो कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मेरी आवाज आ रही है सबको? हो आवाज येतो. आ रही है आप सबको? अगर आप लोग अपने अपने माइक्स अनम्यूट करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। या आप लोग अगर वीडियो पे सब लोग आएंगे तो थोड़ा इंटरैक्टिव भी होगा, एंड इट विल नॉट गो मोनोटोनस। ओके, सो मुझे एक चीज पता है कि यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स है वो लोग जानते हैं कि सोशल सर्विस का मतलब क्या है। आई थिंक यहाँ पे एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू वाले ही है, उनको उन सबको एक चीज पता है कि उनका श्रेय, उनका कंट्रीब्यूशन ये सोसाइटी में, ये प्रोफेशनली आके वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ऐसे बहुत सारे एनजीओज है जो जेन्युइनली चाहते हैं कि ऐसे कुछ एम्प्लॉयज, ऐसे कुछ वॉलंटियर्स हमारे साथ काम करे, जो प्रोफेशनली समझते हैं कि सोशल सर्विस क्या है। आज अगर महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने महिलाओं को पढ़ाना शुरू नहीं किया होता, तो शायद आज इतनी महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, इस देश को चला रही है, धर्माधिकारी मैम जैसे लोग जो कई लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं, वो शायद आज कहीं और होते हैं। उन्होंने कुछ कमाने के लिए शुरू नहीं किया था, उन्होंने इस देश को बदलने के लिए शुरू किया था। तो जो देश के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, और ये मैं क्यों आपको सब बता रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसका सेंस इसलिए बनता है कि वो भी युवा थे। बाल विवाह जब होता था तो 15 साल की उम्र में उनको बच्चे होना शुरू हो जाते थे। वो लोग 3-3 4-4 बच्चों के वो माँ बाप बनते थे। वो एक टाइम का युवा है और ये एक टाइम का युवा है। आज अगर 100% में से आप अगर निकालेंगे तो 45% ऐसे स्टूडेंट्स है जो जिनको जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में। आप देखेंगे डेटा, आज सबको 1-1.5 GB आज फ्री मिलता है। अंबानी ने इतना उसको सस्ता कर दिया है। आपको शायद ये जान के ताज्जुब हुआ कि आप अगर यूएस जाएंगे, आप अगर फॉरेन जाएंगे, तो वहां पे डेटा बहुत महंगा है। आज हम लोग यहाँ पे 300 रुपए का, 200 रुपए का हम लोग रिचार्ज करते हैं एक महीने के लिए, वहां पे 3000 रुपए का जो डेटा है, जो इंटरनेट है, वो इतना महंगा है। तो ये कहीं ना कहीं एक मोनोपोली क्रिएट करके कि हमारी सारी की सारी दुकानें बंद हो जाए, हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो जाए, और कोई भी एक ऐसी दुकान रहे, वो एक ही दुकान चालू हो जिससे कि हम लोग मजबूर हो जाए कि हम लोग उसी दुकान से खरीदे। एग्जाम्पल्स है मेरे पास। आप लोगों ने बीएसएनएल का नाम सुना है सबने? जस्ट जस्ट गिव मी मोमेंट ना प्लीज।
सॉरी, अभी आवाज आ रही मेरी? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि बीएसएनएल। आप सब लोगों ने सुना होगा कि 2016 के पहले हम लोग ना पहले वाउचर यूज करते थे, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल। मतलब 25 रुपए का 30 एमबी, 25 रुपए का 50 एमबी, ऐसे हम लोग पहले यूज करते थे। छोटे छोटे से मतलब फोन होते थे हमारे पास, और हमारा जो लिमिटेड टाइम था 24 घंटों में से, कि अगर एक युवा 9 घंटे कॉलेज जा रहा है और बाकी एक्टिविटीज कर रहा है और 9 घंटे वो सो रहा है, तो भी उसके 24 घंटे पूरे प्रोडक्टिव जाते थे। लेकिन आप अगर आज देखेंगे तो बच्चा माँ बाप से बात नहीं करता, बच्चा दोस्तों से बात नहीं करता, बच्चे के लाइफ में बहुत बहुत बड़ा डिप्रेशन है, उसके कोई भी सोशल रिलेशन नहीं है। हम लोग सोशल एनिमल्स होने के बावजूद हम लोग, हमारा जो समय है वो एक ऐसे स्क्रीन पे बिता रहे हैं और ऐसे इंसान की तरफ हमारा रुझान जा रहा है जिसको हम लोग जानते नहीं है, जो हमसे कई किलोमीटर दूर है। वो सच्चा है या मतलब सच्चा है, अच्छा है, वो है भी है या नहीं है, लड़का है, हमको वो भी नहीं पता। फिर भी हम लोग इतना ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये इतना इमोशनल डिसबैलेंस जो हुआ है सोसाइटी में 2016 के बाद हुआ है। कैसे? 2016 में रिलायंस जियो ने एक नया सिम कार्ड लेके आया, और वो सिम कार्ड दुनिया का सबसे सस्ता सिम कार्ड था। एक आधार कार्ड के ऊपर, आपके एक आधार कार्ड के ऊपर आपको 4 सिम कार्ड फ्री मिलते थे। और ये रेवोल्यूशनरी होगा कि जहां पे एक दिन पहले मैं खुद 25 रुपए का रिचार्ज कर रहा हूं, 100 रुपए का रिचार्ज कर रहा हूं 1 जीबी के लिए, और मुझे कल से मेरे पास एक आधार कार्ड पे 4 सिम कार्ड 4 जीबी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जहां मैं मेरे दोस्तों से बात करने के लिए वाईफाई ढूंढता था, आज मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके चक्कर में क्या हुआ, लोगों को सस्ता मिलना शुरू हुआ, लोगों को आदत लग गई। आप सबने शायद वो रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम किया होगा, जहां पे एक ड्रगी को, एक जो पेडलर होता है, तो वो ना पहले फ्री ऑफ कॉस्ट कोकेन देता है आपको। कोकेन की जब आपको लत लग जाती है, लत लगने के बाद वो आपको मजबूर कर देता है, और आप मजबूर हो जाते हो। आप अपना घर बेच दोगे, आपकी कार बेच दोगे, आप सब कुछ बेच दोगे, लेकिन आप उस कोकेन को पाके रहोगे। जियो एक कोकेन था इस देश के युवाओं के लिए। उसके चक्कर में क्या हुआ कि एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, ये जो सारी कंपनीज थी, बीएसएनएल, आप सबको शायद पता नहीं होगा, बट बीएसएनएल सिर्फ इंटरनेट के और कॉलिंग के जो रेट्स थे वही कंट्रोल नहीं करता था। इंटरनेट और कॉलिंग के अलावा पूरे के पूरे देश का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको हैंडल करने वाला भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये कंपनी थी जो कि हमारी भारतीय सरकार की थी। लेकिन जियो आने की वजह से ये सारी की सारी कंपनियां लॉस में चली गई। जब जब लोग 3G पे लड़ रहे थे 2G से, तब अंबानी ने 4G ला लिया। 150 Mbps स्पीड, 300 Mbps स्पीड, ये ट्रेंड आ गया। अब आप देखिए, आप थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमम 90% यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनके पास शायद जियो ही होगा। क्यों? मजबूरी में यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज करना पड़ रहा है उनको। पहले उसने फ्री में दिया 6 महीना, उसके बाद उसने धीरे से थोड़ा चार्ज करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करते करते आज 200 रुपए महीना, और हम लोग साल भर में कम से कम 3000 रुपए खर्च करते हैं। देश की 135 करोड़ आबादी है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लो। बट बाकी की जो कंपनी है वो बंद हो गई। आज आप देखिए, आज आपका बेसिक नीड है, हम लोग, आप सब के सब और मैं, हम लोग आज इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, इतना बेसिक नीड हो गया है। जैसे पानी नहीं मिलता ना इंसान, तो वो कैसे तड़पता है, आज अगर इंटरनेट नहीं मिला तो हम लोग तड़प जाते हैं। कितना घातक है ये, और युवा कहाँ जा रहा है, आप खुद सोचिए। और आप एक और चीज दिमाग में डालिए कि अगर ये एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो कि अभी एक हो गया है, और बाकी की जो छोटी मोटी कंपनी, अगर ये पूरी की पूरी बंद हो जाए और सिर्फ जियो हो, आप आज 300 रुपए का रिचार्ज कर रहे हो, उसमें एकदम से अगर 3000 रुपए भी कर दिया पर मंथ का, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये टर्म्स को बोला जाता है मोनोपोली कॉर्पोरेट में और डिक्टेटरशिप देश में, फार्मर्स लॉ। एक बहुत आप ये चीज पे ध्यान दें कि आज युवा जो नशे में धुत हो चुका है, नशा, ड्रग का नशा, ऐसी ऐसी चीजों का जो युवा को अनप्रोडक्टिव बनाते जा रहा है। आज फैमिली में हमारी बात नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया पे हमारी बात होती है। हम भले दुखी हो, हम खुश हो, लेकिन हमको एक फिल्टर लगाना ही पड़ता है।
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 65% ऑफ द पॉपुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, उसमें से भी 65% ऐसे बच्चे हैं जिनको लाइफ में क्या करना है उनको पता ही नहीं है। हर साल 1 करोड़ युवा ग्रेजुएट होके बाहर निकल रहा है अलग अलग स्ट्रीम से। उनके पास लास्ट टाइम जब जॉब निकली थी वो थी 2017 में 17 लाख वैकेंसीज, और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि कम से कम अगर बेरोजगारी मिटानी है इस देश में तो आपको 80 लाख जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। देश की आबादी 135 करोड़ है और 135 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 2.5 करोड़ जॉब है हमारे पास। सब कुछ मिला के, होम मिनिस्ट्री मिला के, सारी की सारी मिनिस्ट्री मिला के, पुलिस मिला के, एडमिनिस्ट्रेशन मिला के, टीचर्स मिला के, प्रिंसिपल मिला के, डॉक्टर्स मिला के, हेल्थ वर्कर्स, एवरीथिंग, हमारे पास सिर्फ 2.5 करोड़ जॉब है। और हम लोग फिर बात करते हैं रिजर्वेशन के ऊपर। हमको ये पूछना पड़ेगा युवाओं को कि यार आप अब देखिए, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मैं अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूंगा तो जब एजुकेशन सिस्टम बनाया था ब्रिटिशर्स ने, वो इसलिए बनाया था कि उनको उनके कंपनी में जो लेबर से काम करने वाले वो उनको अंग्रेजी में बात करने वाले चाहिए थे। उन्होंने ये रटवाया था बचपन से ही इंडियंस को कि रूल कैसे फॉलो करते हैं। ओपन पेज नंबर 22, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। हमको 10 साल पहली से लेकर 10वीं तक का यही सिखाया जाता है कि ऑर्डर कैसे फॉलो करना है। और इसी की वजह से हमारी भेड़ चाल शुरू हो गई। यहाँ पे 90% लोगों को शायद नहीं पता होगा कि उन्होंने उनकी डिग्री क्यों चूज की। मनाली जाना है, वहां पे प्लान क्या होगा, कौन सा रूम बुक करेंगे ओयो में, वो तो सब कुछ पता है, लेकिन लाइफ में कहाँ जाना है वो उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपके साथ में एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया गया कि आप मजबूर हो गए हो। और उस मजबूरी को तोड़ने के लिए बदलाव आर्मी, ट्विंकल फाउंडेशन और ऐसे कई लाखों एनजीओज और आपके जो गुरु है, ऐसे कई लाखों गुरु युवाओं के ऊपर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन उनको पता है कि युवाओं को अभी से अगर मोल्ड करना शुरू करेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आपके ग्रुप में से जैसे कि ऐश्वर्या है, रानी वालके है, ये लोगों ने ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशंस में डीप जाके इन्होंने काम किया था। और वही चीज है जो इनको लाखों युवाओं से अलग बनाती है। क्योंकि युवा जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अलग है, प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया था चीजों को। ये वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे बड़े एग्जांपल्स है। आप देखिए हमारे पास अब आज महाराष्ट्र में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, मगर और ये सारे के सारे टॉपिक यूथ से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ने की बहुत सारी वजह, लेकिन सबसे बड़ी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे नागपुर की आबादी 45 लाख, हमारे पास पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ 8,500। आप सोचिए 8,500 पुलिस वाले 45 लाख की आबादी को कैसे क्या संभाल सकते हैं, जबकि 12,500 वैकेंसीज महाराष्ट्र में मतलब खाली है। और ये जानबूझ के नहीं बढ़ाया जा रहा क्योंकि इनके बहुत सारे करप्शन है। युवा दिन भर भाग रहा है पुलिस भर्ती के लिए, लेकिन उसके पास वैकेंसीज नहीं है। इसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसके लिए ट्विंकल फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब बच्चों के लिए काम कर रही है, बदलाव आर्मी जो युवाओं के लिए काम कर रही है। हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअली भविष्य जा कहाँ रहा है। आप कितने भी पैसे कमा लीजिए, आप कितने भी ताकतवर हो जाइए, जब तक आप अपनी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए, उस जनता के लिए जिसको खड़ा करना बहुत जरूरी है, अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो हमारा देश खराब हो जाएगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि यूएस चले जाओ। यही तो सपना था ना विवेकानंद का, भगत सिंह का और कई हमारे 7.5 लाख फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये सबका एक ही तो था सपना कि अंग्रेजों से 150 सालों के बाद आजादी मिलेगी और 2021-2030 तक सारे के सारे युवा देश छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे। यही तो चाहते थे हम लोग। कुछ ऐसे पूंजीपतियों के हाथ में, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में जिनको जनता से कुछ मतलब नहीं है, तो इनको ना हिंदू से पढ़ा है ना मुसलमानों से पढ़ा है, उनको सिर्फ उनकी कुर्सी से पढ़ा है। इनके जैसे हाथों में छोड़ के चले जाएंगे, यही तो उनका सपना था। इसलिए तो आज हम लोग युवा दिन मना रहे हैं। इतना अच्छा काम कर रहे युवा, जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूँ
जो जिनका आज कुछ लेना देना नहीं है, जिनको उनके लाइफ से ही नहीं पड़ा, तो वो क्या किसी के लिए कुछ करेंगे? और ये उनकी गलती नहीं है, ये हम जैसे अच्छे लोगों की गलती है, जो हम लोग चुप बैठ के कुछ ना करते हुए सिर्फ अपने अपने मतलब से काम रख रहे हैं। इससे इससे हम तो अच्छा कुछ कर लेंगे, लेकिन जब दुनिया ही नहीं बचेगी, ये देश ही नहीं बचेगा, तो हम लोग इसका करेंगे क्या? ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, 1 साल पहले जो कोविड की जो लहर आई थी, आप सोचिए, अगर आप सब ने आप जो MSW BSW की जो स्टूडेंट्स है, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स है इस महाराष्ट्र में, उन्होंने अगर आवाज उठाई होती, सरकार से अगर इतनी दरख्वास्त की होती कि सर देखिए हमारी नागपुर की आबादी 45 लाख है, हमारे पास बेड पूरे के पूरे नागपुर में सरकारी और प्राइवेट मिला के सारे अस्पताल में सिर्फ 12,500 बेड्स है। सर अगर मोर्टालिटी रेट अगर 10% भी हो गया, कोविड अगर 10% भी फैल गया एक साथ, जो कि 31% था लास्ट ईयर, मतलब 100 में से 30 लोगों को कोविड हो रहा था, तो सर हमारे पास तो 45 लाख की आबादी है, मतलब कि 10% लोगों को भी एक साथ अगर कोविड होता है, मतलब कि 4.5 लाख लोग, तो भी 4.5 लाख लोगों में से सिर्फ 12,500 लोगों को ही बेड मिलेगा जिनके पास पैसा होगा। वो लोगों का क्या जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोगों का क्या जिनके पास रोजी रोटी नहीं है, वो तो रोड पे मर जाएंगे। अगर ये चीज हम युवाओं ने बोली होती 1 साल पहले, तो वो लाखों माए, वो लाखों परिवार बच जाते। ये दुनिया इसीलिए खराब नहीं है कि इस दुनिया में खराब लोग हैं, ये दुनिया इसलिए बदतर होती जा रही है कि हमारे जैसे अच्छे लोग कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग चुप हैं, युवा चुप है। आप देखिए, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, सब नेता अपने अपने घर पे छुपे हुए थे। सिर्फ पता है बाहर कौन काम कर रहा था? ना जात पूछी, ना किसी का धर्म पूछा, ना किसी का जेंडर पूछा, ना वो कहाँ रहता है वो पूछा, सिर्फ इतना पूछा युवाओं ने कि भैया बेड मिला या नहीं मिला, आप लोग को ऑक्सीजन मिला या नहीं मिला, आप लोगों को आपके घर पर राशन है या नहीं है। ये सब कौन किया? ये सब मैं नहीं किया, ये सब युवा किए हैं। ये पूरे के पूरे देश की युवाओं ने इस मुहिम को शुरू किया है। हमने हिंदुस्तानी होने का जो एक सपना था वो तो जिंदा रखा ना, जात ना पूछते हुए, किसी की मदद करने के लिए, इंसानियत का तो हमने धर्म अदा किया ना, लेकिन हम ये कब तक कर पाएंगे? हमको इस सिस्टम के अंदर जाके इस गटर को साफ करना पड़ेगा। आज मैं मतलब जितने सालों से जानता हूँ दिगंबर सर को, उनका जो प्रोफेशन है, ठीक है, वो एक टीचर है, बट एक टीचर होने के नाते उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसको बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो बखूबी चाहते हैं कि बच्चों का सच में कुछ भला हो, बच्चे अगर यहाँ से निकले तो उनको प्लेसमेंट मिले। ये आपके माँ बाप से कम नहीं है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अभी आपको खुद के बारे में सोचते हो, देश के बारे में सोचना है, या खुद के बारे में सोचते हो फॉरेन भाग जाना है। और याद रखिए, फॉरेन से भगोड़े भागते हैं 45 लाख करोड़ लेके। समझिए इस चीज को। आज हमारा मुहिम जो चल रहा है बदलाव आर्मी का, वो है बदलाव जरूरी है। हम लोग चाहते हैं कि 1 लाख युवा नागपुर का जुड़ जाए, जिसके लिए हम लोग अलग अलग कॉलेज में जाके, अलग अलग सोसाइटीज में जाके युवा को जोड़ रहे हैं। अब बात सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग की नहीं है, अब बात सिर्फ बच्चों को एजुकेशन की नहीं है, अब बात है जो मूलभूत अधिकार है जो जनता को नहीं मिल रहे हैं, जो 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 देशवासी को नहीं मिल रहा है। आप सबको ये चीज बहुत 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 ताज्जुब होगी। मैं कुछ कहानियां आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम लोग कुछ दिन पहले सर्वे कर रहे थे सर, और मुझे सर्वे में एक चीज पता चली कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं नागपुर में, हम लोग सो कॉल्ड, हमको मेट्रो तो दिख रहा है, लेकिन मेट्रो के नीचे बैठा हुआ भिखारी नहीं दिख रहा। हमको रोड तो दिख रहे हैं, सीमेंट रोड, लेकिन रोड पे गड्ढे नहीं दिख रहे। हमको OCW का पानी का सप्लाई का तो दिख रहा है, वेस्ट नागपुर में 24/7 है, ईस्ट नागपुर में लोगों के पास 4 दिन पानी नहीं है। हमको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी भवन्स की स्कूल तो दिख रही है, हमको वो स्कूल नहीं दिख रही जहाँ पे छत नहीं है, छत है तो बेंच नहीं है, बेंच है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट है तो सब कुछ नहीं है।
मैं कुछ दिनों पहले एक एरिया में गया था, घरकुल योजना के बारे में थोड़ा पता करने के लोगों के मुझे बहुत सारे फोन आए थे कि सर हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, हम लोग कई सालों से अप्लाई किए थे रमाई घरकुल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, लेकिन हमको आज तक घर नहीं मिला। और आप सबको ये रियलिटी पता है कि आप लोग खुद सर्वे वाले हो, बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट जितने भी हैं, तो पता चला कि वो बूढ़ी अम्मा के कोई नहीं है, उसके बच्चे से सब लोग मर गए, वो बेचारी अकेली रहती है, उसका घर पूरा ऐसा आड़ा हो गया, वो ऐसे 4 फीट की में रहते और घर कभी भी गिर जाएगा। नेताओं ने उनसे वादा किया था कि उनको उनका घर बना के देंगे, एप्लीकेशन ले लिए, उनसे पैसे ले लिए फॉर्म भरवाने के, जो कि आप खुद भर सकते हो आपके घर पे रह के। देखिए हमारा इलिटरेसी रेट कहाँ जा रहा है, आप खुद सोचिए कि आपको आपके माँ बाप को अगर जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना है तो वो आपको पूछेंगे बेटा कि तू मेरे को ऑर्डर कर दे, बेटा तू मेरे लिए कैब बुक कर दे। ये जो डिजिटल इंडिया का जो एक मुहिम चलाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो चल रही है, उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि जिनको नहीं पता वो छूटते जा रहे हैं पीछे, और छूटने की वजह से बहुत सारी स्कैम और बहुत सारे फ्रॉड उनके साथ हो रहे हैं। तो ये बूढ़ी अम्मा के लिए जो योजना थी रमाई घरकुल योजना, जिसमें कि उसके बच्चा 7 से 8 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए था, बहुत हो गया 7 महीने, 7 साल हो गए, लेकिन उसको अभी तक कुछ नहीं मिला। और बाद में पता चला कि वो बूढ़ी अम्मा के नाम पे, उसके डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी किसी ने पैसा विड्रॉ कर लिया है। क्या होगा, कुछ दिनों में वो मर जाएगी, उसकी एज 92 के आसपास है, कुछ दिनों में चली जाएगी बेचारी। लेकिन वो मुझे बताया कि बेटा मैं अधिकारियों के पास गई, मैं नागपुर महानगर पालिका गई, मैं नेताओं के पास गई, मैं सबके पास गई, किसी ने मुझे खड़ा भी नहीं रखा। उस अम्मा की क्या गलती है? मैं ब्लेम किसको करूं? उन अधिकारियों को, वो अम्मा को कि वो गरीब पैदा हुई थी, वो युवाओं को जो आजू बाजू रहने के बाद भी कोई मतलब नहीं रखता, मैं खुद, या आप लोग, या ये सरकार, हम सब लोग जिम्मेदार है। जब वो मरेगी तो शायद हाय दे के जाएगी, कफन भी नहीं मिला मुझे। अब ये आपकी सोचने की बारी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, अगर वो रास्ते में आपके पास 2 चॉइस है, खुद के लिए कुछ करना, इस सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो मुझे पता है कि एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू वाले बहुत सोच समझ के आते हैं, वो पहले जिम्मेदारी चूज करेंगे अपनी। और ये जिम्मेदारी आपके डिग्री की नहीं है, जिम्मेदारी है आज इस देश के युवा होने की, आज चुप ना बैठने की, आज बोलने की, कि बोलने से बहुत कुछ होता है। अगर बोलने से बहुत कुछ नहीं होता तो आप शायद मुझे 45 मिनटों से नहीं सुनते। आज 2500 बच्चों को बचाने के बाद समझ में आया कि मैं 5 सालों से जो काम कर रहा था चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, मैंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बचाया है, उनकी जिंदगी नहीं बनाई। आज जो ये शोहरत और जो नाम हम जितना जो मिला है ना, ये यूथ आइकन, ये सब, ये डिजर्व नहीं करता मैं। 2500 बच्चों में से एक भी बच्चा अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है। प्रोस्टिट्यूशन से एक बच्ची को जब मैं बचाता हूँ, बचाने के बाद जब वो 18 साल की होती है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको बोलता है कि आप घर जाओ, अभी आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि अभी आपके पास राइट टू एक्ट, राइट टू वोट है। अरे वो बच्ची के साथ 12 साल रेप हुआ है, वो बच्ची क्या अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगी? इनके लिए मैं प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने, इन सारे बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए। ये स्कूल में पढ़ाई के अलावा उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के अलावा वो बच्चों को खुद को एक्सेप्ट कर पाए, दुनिया पे भरोसा कर पाए कि दुनिया मतलबी नहीं है, दुनिया उनको शोषण नहीं करेगी, ये सिखाया जाए। और जब बच्चे 18 साल के होंगे तो इतने काबिल हो कि जब आपका हाथ हट जाए उनसे तो बच्चे अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। ये सारी चीजें उन्होंने नहीं की। और क्या हुआ कि जिस बच्ची को मैंने बचाया था, 18 साल के बाद मुझे वही ब्रॉथल में मिली, वही रेड लाइट एरिया में वो मुझे मिली। तो फिर क्वेश्चन मार्क, मैंने बचाया क्यों उसको मैंने आस क्यों दिया? यस भैया जो सब कुछ तेरे लिए करेंगे। 2500 बच्चे, जिन बच्चों के साथ इतना बुरा ऑर्गन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बेगिंग, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक सर्विट्यूड,
सोचिए कि इनके ऊपर क्या परिणाम होगा। ना बाप का नाम पता, ना माँ का नाम पता, ना जात पता है क्या है उसकी, ना कहाँ रहता है उसको वो भी नहीं पता। इसकी एक आस थी, इनकी एक आस थी मुझसे कि शायद मैं कुछ करूंगा इनके लिए, लेकिन ये लड़ाई इतनी लंबी थी, शायद इस लड़ाई में बदलाव आना चाहिए था, वो मुझे बाद में 5 सालों के बाद समझा। लेकिन कसम खाता हूँ, और कसम खाई थी मैंने उन लोगों की जिनको बेड नहीं मिला, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, उन उन बच्चों की जिनको मैं कभी, मतलब मैं अपने आप को मैं कभी माफ नहीं कर सकता उन बच्चों की कसम, क्योंकि मैं उनको एक आस दिला के उनको मैं कुछ नहीं दे पाया। क्योंकि रेस्क्यू करने के बाद, काउंसलिंग सेशन के बाद, मेडिकल के बाद, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होने के बाद, रीइंटीग्रेशन के बाद, रीपेट्रेशन के बाद एक ऑप्शन होता है हमारे पास, एक आखिरी रास्ता, कि वो बच्चा वापस से रीट्रैफिक होकर वहीं पे ना जाए। लेकिन एक पता है ताज्जुब की बात क्या थी सर इसमें, कि बच्चे अपने मन से जा रहे थे। पेट की भूख थी ना, वो कैसे मिटाते वो लोग। बच्चे जिनका 12 साल रेप हुआ है, कई लोगों ने उनका रेप किया है, ये सारे के सारे बच्चे कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं कर पाते। सबसे आसान इजी वे ऑफ इनकम क्या था? वही जो वो लोग पहले से करते आए हैं। पहले खुद चोरी होते थे किसी और के हाथों, आज खुद के हाथों किसी और के बच्चों को किडनैप करके बेच दे रहे हैं। हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारे देश के लोग कहाँ जा रहे हैं? 2 GB इंटरनेट लेके हम लोग हमारे देश का जो जो एक बहुत डार्क साइड है, एक घना साइड है, वो हम लोग भूल जा रहे हैं। हमको सिर्फ उजाला दिख रहा है, वो अंधेरों का क्या। कहीं ना कहीं ये भी हमारे मतलब दरवाजे पे दस्तक तो देगा, आज नहीं तो कल देगा। हमारे पास डिग्रियां होने के बाद हम लोग, आप सोचिए कि मतलब 300 लोगों के लिए एक जॉब है। एक प्यून का ये निकला था, एक पोस्ट निकली थी, उसके लिए करोड़ों लोगों ने जो पोस्ट ग्रेजुएट्स थे उसके लिए अप्लाई किया। तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया क्यों भाई? क्यों किया? इस सरकार से सवाल अगर आप पूछ सकते हो तो आप बदलाव हो, तो आप युवा हो, तो आप शायद वो विवेकानंद और भगत सिंह का जो सपना है वो आप पूरा कर, तो वो आप हो। वरना आपका वजूद कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज बात होनी चाहिए थी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आज बात होनी चाहिए कि भैया 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ युवा हर साल ग्रेजुएट होकर निकल रहे, लेकिन हमारे पास वैकेंसीज ही नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। जहां सैलरीज आज 20 से 25 हजार होनी चाहिए थी, वहां पे सैलरी आज 8 हजार भी नहीं मिल रही। लोगों के पास काम नहीं है, करोड़ों लोग मारे गए, कुछ कुछ लोग तो अपने घर पहुंचते पहुंचते मर गए। क्या हो रहा है इस देश में? अगर इसका जवाब आपके पास है, आप बदलाव से जुड़ सकते हो, ट्विंकल फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अब चैरिटी नहीं करना चाहते। चैरिटी करना भूल गए हम लोग, हमारे दिमाग से वो कीड़ा निकल गया किसी के लिए कुछ अच्छा करने का। नहीं, किसी के लिए अच्छा करना है, लेकिन उनको उनका हक दिलाना है, उनको लड़ना सिखाना है। कि अगर आपने लड़ना सिखा दिया उनको, तो आपने उनको वो ताकत दे दी कि आपके जाने के बाद भी वो साइकिल को चलाता रहेगा। और ये एक्चुअली इनकलाब और रेवोल्यूशन होगा, ये बदलाव होगा। आज हमारे नागपुर में सब कुछ इतना ब्राइट होने के बाद भी आप जाएंगे और देखेंगे कि लोगों के पास छत नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है, लोग गटर का पानी पी रहे हैं। हमारे नागपुर में हो रहा है ये सब। आप देखेंगे कि 100% में से लाइक इतना युवा है, इतना सारा युवा है जिनको इंटरेस्ट नहीं पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिटिक्स में, जिनको इंटरेस्ट नहीं कि देश में क्या हो रहा है। देखिए आप कितना भागेंगे ना पॉलिटिक्स से, ये पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो आप इसके शिकार बन सकते हो या आप इसके साथ चल सकते हो। क्योंकि आपके पास जिस दिन वोट का राइट आ जाता है, राइट टू वोट आ जाता है, मतलब क्या, पॉलिटिक्स का पार्ट है। आपको सोचना जरूरी है, आपको वोट की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्योंकि आपकी वैल्यू, आप चाहे किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, देश में कहीं से भी हो, आपके और अंबानी के बेटी की वोट की वैल्यू एक ही होगी। तो फिर इस देश में ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो बट नहीं रही है प्रॉपरली। हम बदलाव आर्मी इसीलिए कहलाती है,
हम लोग बदलाव में युवाओं के ऊपर, जो 16 साल से 24 साल की उम्र का जो युवा है, जिसको आगे बढ़ना है, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उसको हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स देते हैं जहाँ पे वो स्किल्स सीख पाए, एंटरप्रेन्योरशिप सीख पाए। लाखों बच्चे जिनके पास ऐसे आइडियाज है जो दुनिया को बदल सकते हैं, ऐसे स्टार्टअप आइडिया है, वो टॉप 3 को हम लोग फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बच्चे को, जिसके अंदर इतनी एबिलिटी कि वो 1 करोड़ जॉब निकाल पाए एक आइडिया से, और उसको कुछ कैपिटल और कुछ गाइडेंस लग रहा है, बदलाव है आपके साथ, बदलाव पड़ा है। हम लोग ऐसे सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, 30 से 35 ऐसे सर्टिफिकेशन है जो आपको एक्चुअली जॉब दिलाने के काम आएंगे, या आप खुद का धंधा भी खोल सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं, बदलाव बनना है, किसी और की मदद करनी है। जो आपको सिखाया गया, आपको बस किसी और को सिखाना है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको शायद पता होगा, 1 रुपया आपको किसी को नहीं देना है, आपको सिर्फ ज्ञान देना है जो अमूल्य है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कई लोगों ने अपने माँ बाप को खोया, कई लोगों ने अपने भाई बहनों को खोया। वो खोने के बाद पता चला कि शायद अगर हम लोग बदलाव बन के आवाज उठाते तो शायद हमारे लोग जिंदा होते। कई लोग मारे गए, कई डॉक्टर्स मारे गए, उसके बाद भी हेल्थ वर्कर्स को निकाला गया, कोई आवाज नहीं उठाया। टीचर्स के आंदोलन वाले बोले कि हेल्थ वर्कर के लिए बोल के हम लोग करें क्या? हेल्थ वर्कर बोले कि किसान आंदोलन में जो भी हो रहा है हम लोग क्या करें? किसान आंदोलन वाले बोले कि महिला सुरक्षा में जो भी हो रहा है हमको उससे क्या करना है? आप देखिए, ये सब कुछ एक पूरा का पूरा वेब है। जब तक हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगी हमारे दूसरे प्रोफेशन में क्या हो रहा है, तब तक बदलाव नहीं आएगा। और हम लोग ऐसे ही बैठ के सिर्फ बात करते रहेंगे। अगर आपको इस डिस्कशन से कुछ लेके उठना है तो एक चीज उठना, मेरा नाम भूल जाना, बदलाव क्या है वो भी भूल जाना, ये आज का युवा दिन है वो भी आप भूल जाना। खुद के मतलब के लिए एक चीज याद रखना, अगर आपने आज सोसाइटी के लिए काम नहीं किया, अगर आपने आज उस देश के लिए काम नहीं किया, उस देश के उस भाग के लिए काम नहीं किया जो अंधेरे में है, वो दस्तक देगा आपके यहाँ पे, आज नहीं तो कल। और तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए शायद फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए मौका है, बदलाव बनिए, युवा हो इस देश के, इस दुनिया को बदलने वाले हो आप। और ऐसा बदलना कि हिंदुस्तान के बारे में कोई ये ना बोले कि वहां पे सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है। ठीक है, यही बोलना चाहूंगा, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, ये हिंदुस्तान मेरा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत लंबा खींच लिया आई थिंक, दिगंबर सर आप म्यूट पे है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात रखी आपने। और निश्चित तौर पर हम लोग पहले से हमारे बच्चे मैक्सिमम 6 साल पहले से आपके साथ रानी माड़की की बैच जो थी इससे आपके साथ ज्वाइन भी थी। और मुझे लगता है आपने आपकी जो शुरुआत थी ट्विंकल फाउंडेशन की था, हम लोगों ने BSW1 में एक प्रोग्राम लिया था, उसके बाद में आपको विलेज में बुलाया था, लाड़े विलेज, वहाँ पर भी आपको बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन किया था। आज के प्रोग्राम के हमारे जो चेयरपर्सन है डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम है, और आज हम लोगों ने जो प्रोग्राम दिया है उसको यूथ डे के अवसर पर एक प्रोग्राम का हम लोगों ने आयोजन किया है। तो उठा जागे व्हा आणि आपले ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका, असा संदेश, इस तरह का संदेश जो है स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था कि जब तक आपका ध्येय प्राप्त नहीं होता तब तक आपको रुकना नहीं। आप गोरखेड़ सर ने हम लोगों को ये बात बताया कि वो छोटी छोटी चीजों से उन्होंने शुरू किया था, तो पहले शुरुआत की थी और अब जाकर कुछ बड़ी जगह ये उन्होंने हासिल किया। और बदलाव के तहत उन्होंने सोसाइटी में बदलाव करने के लिए हम जैसे हमारे सोशल वर्क में एक हमारा पार्ट है कि जैसे कि केस वर्क करते समय व्यक्ति को हमें मदद करनी, एक व्यक्ति को हमें मदद करनी कि वो खुद की समस्या खुद सुलझा सके। मतलब एक व्यक्ति, एक ग्रुप या कम्युनिटी अपनी समस्या खुद ही सुलझा सके, वहां तक उनको मदद करनी, उनको वो अलग अलग पर्याय उनको उपलब्ध करवाते रहना है। तो ये हमारी कोशिश रहती है सोशल वर्कर की। और निश्चित तौर पर ट्विंकल फाउंडेशन और बदलाव
ये जो काम कर रहा है बहुत बड़ा काम है, जो सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं सर, हम ऐसे अपेक्षा करते हैं कि आपसे हमारे बच्चे भी जो MSW या BSW में रहते हैं, आप आपसे सीखकर इस तरह से बदलाव में शामिल होकर बदलाव करने की जरूर कोशिश करें, खुद में भी बदलाव लाए और सोसाइटी में बदलाव लाए। मैं इसलिए यहाँ पर रुकता हूँ और मैं हमारे त्रिपुरी समाजकर्म महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम को विनंती करता हूँ कि वो अध्यक्ष के तौर पर हमें दूसरा करते हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर द अपॉर्चुनिटी। और सबसे पहले तो मैं ट्विंकल फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे साथ जुड़कर आज यूथ डे मनाने के लिए हमारे साथ आप जुड़े हैं और बदलाव की बात आपने रखी है। बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि आज के दिन में इसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए युवा ने। हम लोग कहते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज समथिंग देन यू हैव टू बी द चेंज योरसेल्फ। यानी यदि बदलाव चाहिए तो खुद बदलाव बनने की कोशिश करो, खुद में बदलाव लाने की कोशिश करो, ये हम कहते हैं। और आपने भी शायद यही सामने रखा है कि खुद बदलना है, पहल अपने आप से करनी चाहिए ताकि हम आगे कुछ बदल सकें। आज का दिन युवा दिन है और हम लोग विवेकानंद जी को याद करते हैं। उनकी कुछ जीवन के बारे में मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगी। उसके बाद मैं गोरखड़े सर ने जो बात रखी है उसको थोड़ा सा मैं उस पर भी बोलना चाहूँगी। विवेकानंद जी की जीवनी यदि आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि बहुत लंबी उम्र नहीं थी उनकी, हार्डली 33 इयर्स ऑफ एज। यानी आज हमारे यहाँ जो युवा जुड़े हैं उनसे ज्यादातर 15 साल बड़े, यानी छोटे से छोटे हमारे यदि कोई ज्वाइन किए हुए 18 साल के होंगे तो उनको और 15 साल इसमें हम जोड़ेंगे तो 33 इयर्स का एज होता है। और 33 इयर्स के एज में एक विजन देके जाना, एक राष्ट्र को ही नहीं पूरे विश्व को ये विजन देके गई है ये व्यक्ति, ये हमारे लिए बहुत ही एक आदर्श व्यक्ति हमारे लिए हो सकती है। उन्होंने बात रखी थी कि मनुष्य निसर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए जन्मा है, ये विवेकानंद जी का कहना था। वो ये भी कहते थे कि मुझे आप लोग दो, मैं ये पूरी हमारा जो भारत देश है इसको मैं बदल के रखूंगा। लेकिन उनको उतना समय भी नहीं मिला शायद और वो लोग भी नहीं मिले जो उस हद तक काम करे डिवोशन से जो वो बदल चाहते थे। एक बार विवेकानंद जी जो कि हम जानते हैं कि योगी का जीवन यापन कर रहे थे, एक नदी के तीर पर गए तो वहां पर कुछ बच्चे वहां पे कुछ पड़े थे नदी में, कुछ एक शेल्स पड़ी थी। तो एक शेल्स को वो पत्थर मारकर उसको निशाना बना रहे थे, पत्थर नहीं उनके पास गन थी तो उससे वो निशाना बनाकर मार रहे थे। उनका निशाना लग नहीं रहा था तो विवेकानंद जी ने उनके हाथ से वो गन ली और उन्होंने 12 फायर्स किए और ये 12 भी फायर्स में उन्होंने वो जो एक्शंस थी उनको उन्होंने टारगेट किया। अब हम सोच सकते हैं कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति बिना प्रैक्टिस के, बिना किसी चीज पहले पिस्तौल शायद नहीं धरी होगी तो अचानक इस तरह से कोई गन मिलती है, पिस्तौल मिलता है तो उसका निशाना ऐसे कैसे साध सकता है। द आंसर इज कॉन्सेंट्रेशन। उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा था। तो युवा के लिए हमें बहुत सारी चीजें उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि जो उन्होंने अपनाई थी और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो एक एग्जाम्पल हमारे लिए बन गए। तो कह सकते हैं कि एक फियरलेसनेस उनमें था, निर्भय थे और इसीलिए शिकागो में इतने सारे लोग थे फिर भी उन्होंने अपनी बात रखी और निर्भयता से रखी। उसके पहले उन्होंने पूरा भारतवर्ष देखा, पूरा यानी कन्याकुमारी से लेकर यानी उत्तर का जो एंड है वहां तक घूमे और बाकी के भी जगह पर उन्होंने घूमकर भारत दर्शन पहले किया और बाद में भारत की बात विश्व में रखी और इसीलिए शायद उसको महत्व था। पहले जो करता है और बाद में जो बोलता है उसका बोलना बहुत महत्व रखता है। तो ये कुछ बातें हैं उनके जीवन से, बहुत विटी थे ऐसा पढ़ा है मैंने कि एक बहुत ह्यूमरस उनका यानी कह सकते हैं व्यक्तित्व था। ह्यूमरस यानी ह्यूमर एक जिसको हम मराठी मध्ये म्हणतो हजार जबाबी व्यक्तिमत्व होतं। तो इस तरह से उनका एक था। तो शब्दों पर कमांड थी, भाषा प्रभावी थी और एक बहुत ही प्रभावी ऐसा व्यक्तित्व विवेकानंद जी का था जो युवा के लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है। और खास करके जो सोशल वर्क से जुड़े हैं
प्रोफेशनल सोशल वर्क का जो अब लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो जीवन में समाज कार्य करना चाहते हैं, जो बाहर जाकर फील्ड में जाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए विवेकानंद जी का जीवन एक एग्जाम्पल करके हम ले सकते हैं। उनको कंपैशनेट बहुत थे, करुणा उनमें थी, और शायद ये करुणा यदि नहीं है तो आज का युवा आगे नहीं जा पाएगा। जब तक ये करुणा नहीं जागेगी, जब तक ये एम्पैथी आप में नहीं होगी, आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते। यश जी, आपके भाषण को मैं सुन रही थी और मुझे बहुत ये एम्पैथी और कंपैशनेट आपका जो नेचर है वो आपके वक्तव्य से झलका है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि युवाओं ने ये समझना चाहिए कि आप जब काम करते हैं तो इस लगन से काम करना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप पर क्या परिणाम करता है। जिस संवेदनशीलता का आपने उल्लेख किया कि संवेदनशीलता यूथ में होनी चाहिए, उसका आपने उल्लेख किया, वो तो बहुत ही जरूरी है। और आजकल हम देखते हैं कि हम लोग दरवाजे बंद करके अपार्टमेंट्स में रह जाते हैं, सोशल लाइफ से कटे हुए हैं। जो आपने 2G की बात की, आज के जो पैक्स मिलते हैं लोगों को, बच्चों को, कि इतना जीबी डेटा है तो उसको यूटिलाइज करते बैठो, तो ये जो बात है ये बहुत ही सटीक बात आपने बताई है कि आज के युवा ने इंटरनेट पे और व्हाट्सएप पे या किसी वर्चुअल लाइफ में मराठीमध्ये म्हणतो आपण गुंतणे, इन्वॉल्व होने से हमारे एक्चुअल लाइफ जो है, समाज आज जो हमारे सामने है, उसमें उन्होंने उतना रस लेना चाहिए, तभी जाकर उनको खरा जीवन का जो काम करना है शायद वो सब कर पाएंगे। आपने जिन उदाहरणों को यहाँ पर सामने रखा, आपने बताया कि ट्रैफिकिंग में आप काम करते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस आपने किए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गई। मैं श्रद्धानंद अनाथालय से जुड़ी रही थी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे भी मैंने काम किया, तो वो सब मुझे याद आया। और बच्चों को किस तरह से मिसयूज किया जाता है, ये बहुत यानी आज के युवाओं ने इस पर बहुत काम करना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हमारे युवाओं में ऐसे भी युवा होंगे जो खुद अब्यूज हुए हैं, तो उनको ये चुप्पी छोड़नी चाहिए, उनको उस पर आवाज उठानी चाहिए और अपने मन से ये बातें निकालनी चाहिए कि क्या अब्यूज उनका कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे आगे चलकर अब वो क्या कर सकते हैं। मुझे पॉक्सो की केस याद आ रही है। आज करीबन ये बच्चा मेरे सामने जब आया 6 साल का था, आज भी उसकी केस चालू है हाई कोर्ट में। पॉक्सो के ऊपर भी उसकी अभी तक वो पूरी हियरिंग नहीं हुई है। तो ये बच्चे को मैंने जब शुरू में देखा था तो वो बच्चा इतना सहमा हुआ था, दैट चाइल्ड बॉय कुड नॉट टेल व्हाट हैज हैपेंड विद हिम। ये ऐसे बच्चे हैं जो खुद इतने सहम जाते हैं तो पूरे जीवन भर उनके वो सब उसकी परछाइयाँ या उसके जो शैडोज है वो उनके मन पर रहती है। तो आज मैं जब उसको देखी, मैंने जब उसको देखा फिर से, जब अब वो बड़ा हो गया है, करीबन 14 साल का बच्चा मेरे सामने है वो अब, तो वो जब मैं देखती हूँ तो उसमें पर्सनालिटी इश्यूज बहुत सारे हैं, वो डिप्रेशन में है, वो ट्रॉमा में है, आज भी उससे वो उभर नहीं पा रहा है। आपने जो बातें कही वो बहुत सही है। आपने ये भी बताया कि इनका रिपैट्रिएशन होने के बाद भी वो नहीं जा पाते हैं, उनको उनके पेरेंट्स के साथ आप जोड़ने के बाद भी वो जो ट्रॉमा से गुजरते हैं वो ट्रॉमा उनके मन से नहीं जाता है। तो उसके लिए उनके मन पर काम करना पड़ेगा और बहुत जिसको हम संवेदनशीलता कहेंगे, बहुत ज्याला मराठीमध्ये आपण हळूवार म्हणतो, अशा पद्धतीने इस तरह से उनके साथ काम करना पड़ेगा। आपकी संवेदना मैं बिल्कुल समझती हूँ और ऐसे बच्चों के साथ काम करना जरूरी है, ताकि वो जब यूथ बने, जब युवा बने, तो ये सब जो डिप्रेशन है या जो ट्रॉमास है ये उनके मन से हम मिटा पाए और हम उनको आगे ले जाएं। आपने बात रखी कि उनके लिए अलग से कोई स्कूल चाहिए या अलग से कुछ उनके लिए संस्था चाहिए। मैं उसका समर्थन शायद नहीं करूंगी, क्योंकि एक ट्रॉम हम लोग उसको स्टिग्मेटाइज कर सकते हैं कि ये बच्चों का लेबल एक स्कूल को मिल जाता है कि ये बच्चा है, ये स्कूल का बच्चा है, तो ये हो सकता है। इसलिए एनोनिमिटी रखते हुए हम उनको जो भी कुछ मदद कर सकते हैं वो यदि हम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से उसमें से बाहर निकलेंगे, ये मुझे लगता है। आपने बहुत सारी बातें सामने रखी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आपने की। अनएम्प्लॉयमेंट में मेरा कहना ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स के लिए है कि आजकल स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स की एक भरमार लगा के रखी है कि हाँ स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स करो, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स करो। लेकिन मुझे लगता है कि स्किल लेना तो ज़रूरी है, लेकिन स्किल का उपयोग करने के लिए फोरम तैयार करना भी उतना ही ज़रूरी है। स्किल सीख के क्या होगा, सिर्फ आप स्किल पा लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे तो
तो वो स्किल एक स्टेल या एक डिसफंक्ट ऐसे हो जाता है। सो यू हैव टू यूज योर स्किल ऑल्सो। और इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो एंटरप्रेन्योरशिप, आप जितना ज़्यादा उद्यमी बनेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद के लिए अवसर ढूंढेंगे, जिसको हम इंक्यूबेशन सेंटर्स कहते हैं आजकल, जैसे जिसमें बच्चे एकत्रित आए और अपनी अपनी जो उनकी आइडियाज है उसको लेकर के कोई एक नया व्यवसाय को यदि विजुअलाइज करते हैं तो वो एक अच्छी पहल होगी। आपको पता होगा कि जैसे कोविड एक हमारे लिए एक खतरा बन के आया, वैसे कुछ लोगों के लिए ये वरदान भी हुआ। जैसे मास्क बनाने वालों के लिए एक इंडस्ट्री उनकी बन गई। तो ये हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो है, खतरे समझकर हम यदि चुप बैठ जाएंगे, सहम जाएंगे, तो शायद आगे नहीं जा पाएंगे। उसको यदि अपॉर्चुनिटीज को हम एक्सप्लोर करें, उसमें से जो हमारे लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, पर्याय हो सकते हैं, वो यदि हम ढूंढे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे यहाँ बच्चों को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स जाते हैं। ये शायद गौरखड़े जी आप भी मुझसे सहमत होंगे इस बारे में कि हमारे बच्चों को डिसीजंस लेने में बहुत बहुत दिक्कतें जाती है। तो युवा इस बात को यदि इसके ऊपर उठकर यदि काम करेगा कि अपने लिए, खुद के लिए भी डिसीजंस लो, हमारे देश के लिए भी डिसीजंस लो, तो हम शायद, आप जो विजुलाइज कर रहे हैं कि ऐसी रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस भारत की कल्पना की थी कि लेट माय कंट्री अवेक इन यानी एक फियरलेस इंडिया, ऐसा उनका कहना था कि ये हमारे लिए भारत बहुत अच्छा रहेगा जहाँ पर एक मन में हम भीति दुर्भीति ना रखते हुए आगे जाए। हम लोग कई बार, बात होती है मन में, कुछ विचार होते हैं लेकिन उनको सामने नहीं रखते। तो युवाओं से मुझे ये अपील करना है कि भाई प्लीज गो अहेड विथ योर स्टेटमेंट्स। आपको जो कहना है वो आप बात रखने की कोशिश करो। चुप बैठने का कल्चर आप जितना जल्दी छोड़ोगे उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस पूछो, प्रश्न उठाओ, उत्तर खुद बनो। ये भी कहना है कि उत्तर आपको भी ढूंढना है सबके साथ, तो ही हम शायद ये बदल कर पाएंगे। आज के दिन ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए रहा है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स ये आज ये क्वेश्चंस से उनकी कह सकते हैं मुखातिब हुए हैं, उनको ये सब क्वेश्चंस पता लगे हैं, पहली बार सुने हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पर आपने जिस तरह से मंथन रखा, जिस तरह से आपने उनको एनालाइज किया, वो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा एक होगा उदाहरण कि किस तरह से ऑप्शंस के लिए हम, या प्रश्न जब होते हैं तो उसके लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं। आपने खुद पर भी क्वेश्चन पूछा, आपने एक इंट्रोस्पेक्शन आपने सामने रखा कि इतने साल काम करने के बाद भी आपको लगता है कि आपने वो नहीं पाया है जो आप चाहते थे। ये जो आपने बात रखी है, मुझे लगता है कि हम सभी ने ये प्रश्न खुद से पूछना चाहिए हर साल, हर दिन, कि आज मैंने जो चाहा मैंने वो किया है या नहीं, उसमें क्या कुछ और कर सकता हूँ, और हमें दिशाएं मिलेगी, और वो दिशाएं लेकर हम यदि आगे जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। यश जी, आपका अभिनंदन, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे स्टूडेंट्स के लिए सामने रखा। Thank you so ट्विंकल much, ma'am. फाउंडेशन का भी एक बार बहुत मन से, दिल से मैं आभार मानती हूँ। हर बार हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो विलेज कैंप हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज हो, ये साथ बना रहे, ऐसा मुझे लगता है। एंड एज यू सेड, इट इज द होल विच इज टू बी फोकस्ड। एक समग्र पे हमने ध्यान देना चाहिए। हत्तीचा दृष्टांत मराठी में एक कहानी है छोटा, कि हाथी कैसा है, तो जिसने पैर को छुआ उसको लगा खंबे जैसा है, जिसने पूंछ को पकड़ा उसको लगा कि ये जो हमारी मराठी में तो झाड़नी क्या कहते हैं उसको, मुझे पता नहीं, जिसे हम झाड़ू, हाँ, झाड़ू जैसे लगा। तो हमें समाज को एक समग्र करके देखना है, ना कि उसको टुकड़े टुकड़े करके देखना है। धर्म, जाति और बाकी सब भी जो हमारे अलगाववादी तत्व है उनको बाजू में रखते हुए उसको हम एक होलिस्टिकली देखें। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिसेस यदि हम अपनाएं तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। इस आशा से आशा के साथ मैं रुकना चाहूंगी। सभी स्टूडेंट्स को और आप सभी को युवा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं युवा हूँ या नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, मैं खुद को मानती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। युवा युवा सिर्फ एक उम्र में नहीं होता है, राइट, युवा वो एनर्जी होती है, वो काम करने की इच्छा होती है, वो एक विजन होता है, ऐसा मेरा मानना है। राइट। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Tingamla sir. Over to you.
वीडियो हो गया? ओके सर, मैं एक वीडियो आई थिंक मेरे पास है, वो मैं प्ले करना ठीक चाहूंगा। है, ठीक है। Yes. सर Let's see. बाकी सब लोग, मैंने एक लिंक डाल दिया ये ग्रुप के डिस्कशन में, आप एक बार चेक कर लीजिए। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन बदलाव आर्मी, आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्विंकल फाउंडेशन भी। सर अगर आवाज आएगी तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा प्लीज। व्हिडिओचा आवाज अरे है सब व्हिडिओचा सर, आवाज वीडियोचा आवाज येत नाही। सर अपना माइक म्यूट आवाज आ रही है? नहीं, वीडियो का आवाज नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा है? नहीं। एक सेकंड। म्यूटेड है। फिर से बोलिए। नहीं अभी आ रहा है? नहीं। गूगल पर नहीं नहीं आ रहा है? अभी शायद दिगंबर सर आवाज आ रहा है क्या आपको नहीं, आवाज नहीं आ रहा। वीडियो का? गूगल में आवाज नहीं कुछ भी नहीं आया गूगल मीट पे आवाज आ रही है। एक्चुअल सर गूगल मीट पर आवाज आवाज नहीं नहीं आता। वीडियो प्ले कर। गूगल मीट पे आवाज नहीं आता है? हाँ, आप एक काम करिए, व्हाट्सएप पे अगर भेज देंगे तो हाँ, मैं ग्रुप भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। ये मैंने ग्रुप का, मैं अगर आप ये चेक कर सकते हैं तो मैंने तो इसमें we एक can लिंक डाल see दिया है। the- और मैं तो बिल्कुल चाहूँ कि धर्माधिकारी मैम तुले सर, आप बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में शामिल हुई है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम लोग और लाखों युवा तक का आपका जो काम है, आपका जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे और वो भी आगे इसको कंटिन्यू करे। तो हम लोग स्पेशली नागपुर के ऐसे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स को चूज कर रहे हैं जो जो जो, जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल्स है, आईएएस आईपीएस, ऐसे ऑफिसर्स जो अपने ज्ञान को चाहते हैं कि लोगों तक बटे, जो एक अमूल्य चीज है। तो मैं इसके बारे में आपसे श्योरली बात करूंगा। जितने भी वॉलंटियर्स, मुझे एक बात मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि आप सबके सब लोग, ये लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आगे अगर आप चाहते हैं कि एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आप काम करें तो प्लीज आप ये ग्रुप के साथ डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ साथ में त्रिपुरा कॉलेज के साथ हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज अभी लाइंड अप है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क फॉर यू, वर्क विद यू गाइस, क्योंकि मैं नागपुर में बहुत अभी मतलब पिछले 6 महीने से तो हूँ, उसके पहले आई वाज देयर ट्रैवलिंग। तो मैं चाहता हूँ कि वापस मैं रानी जैसे, ऐश्वर्या जैसे ऐसे जो वॉलंटियर्स है वो और उनके साथ में काम कर पाऊँ आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। Guys, sir has put the link of a group in the chat box. If you can find the Google form in the description of the group itself. So if you have to enroll yourself, you can you can fill the form from there. And at last, I extend my gratitude to respected Swati Dharmadhikari ma'am and all the students who took out time from their busy schedule to grace this event. Thank you so much. And if there are any questions, you can ask us now. We are open for the Q&A forum. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। Thank you. सभी को युवा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Any queries are welcome. आई थिंक एवरीवन, आई थिंक जॉइन द ग्रुप। ये इसमें लिंक डाल दिया है। Thank you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बाय। You can also ask us any queries regarding the same on the WhatsApp group. कर दूंगा। थैंक यू मैडम। थोड़ा दोनों मिला के एक रिपोर्ट बना लेंगे। इस पे ठीक है ना? ठीक है। वैसे तुम आए हो, रिपोर्ट मैंने बिठाया। नहीं ऐसे ठीक है ना? आज ही करोगे तो अच्छा हो जाएगा, तब से